प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या देखा था, सिलेबस देखा था क्लास 11th का मैथमेटिक्स का। फिर हमने चैप्टर नंबर 1 पे आए थे और चैप्टर नंबर 1 पे हमने क्या देख रहा था, सेट्स एंड इनइक्वालिटीज़। अब जो सेट्स है हमारा, हम वापस से उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि आज से हमारा रिकॉर्डिंग क्लासेस भी स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे सेट्स, ये फर्स्ट चैप्टर है आपका क्लास 11th का। ये आपके लिए जेई के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपके क्लास 11th के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए सबसे पहले हमने इसमें क्या देखा था, डेफिनेशन। अब डेफिनेशन में क्या देखा था, डेफिनेशन में ये देखा था वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, हमने यही देखा था। अच्छा भाई, ऑब्जेक्ट के प्लेस में एक और नाम था जो कि था एलिमेंट्स। अब मैंने कल इस पे एक बार डिस्कशन भी किया था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है। अब ध्यान दीजिए, वापस से थोड़ा सा मैं इसको याद दिला देता हूँ। जो ऑब्जेक्ट होता है, जो नेचर में प्रेजेंट होता है, वो मैटर्स क्या कहलाता है, आपका ऑब्जेक्ट। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। फिर हमने इसमें बात किया था कि सेट क्या हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिया था, योर फेवरेट एक्टर, और मैंने एक एग्जांपल और लिया था, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। मैंने दो एग्जांपल लिया था। अब हमने ये देखा कि एग्जांपल नंबर 1 या एग्जांपल नंबर 2 इनमें से कौन सा सेट होगा। अब अपने को यदि आइडेंटिफाई करना हो कि इसमें से कौन सा सेट होगा कौन सा नहीं होगा, तो इसमें एक जो वर्ड है, जो इसका डेफिनेशन है, इसी में छुपा है कि कौन होगा कौन नहीं होगा। चलिए मैं इसको बॉक्स में डालता हूँ। यहाँ ध्यान दीजिए, जो वेल डिफाइंड जो वर्ड है, जो वेल डिफाइंड वर्ड है, यही की रोल प्ले करता है आइडेंटिफिकेशन के लिए कि आपका ये सेट होगा कि नहीं होगा। चलिए, वेल डिफाइंड का मतलब क्या था, एक चीज था कि मैंने इसमें लिखा था ऑलवेज फिक्स्ड। कहना क्या चाहता है ऑलवेज फिक्स्ड का, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको सारी दुनिया में, चाहे किसी भी कंट्री में जाओ, किसी भी देश में जाओ, उसी नाम से जाना जाता है, या पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता। जैसे एक्टर्स की बात हमने यहाँ पे किया। अब जैसे कि मेरा फेवरेट एक्टर कुछ और है, आपका कुछ और होगा, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी किया। जब कोई भी चीज़ पर्सन टू पर्सन वेरी करता है तो डिफाइंड तो होता है, बट वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। इसलिए जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसको हम बोलेंगे ये नॉट आ सेट, ये आपका सेट नहीं होगा। ये हमने कल देखा था। अब सेकेंड एग्जाम्पल में जाते हैं। यहाँ लिखा है भाई सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे नेचुरल नंबर आ गया, ये हमने क्लास 9th में भी देखा था। तो ये होता है आपका 1 2 3 अप टू इन्फिनिट, ये आपका नेचुरल नंबर है। अब जब नेचुरल नंबर है, हमको पता है 1 से स्टार्ट होता है। सिमिलर वे में यदि मैं अमेरिका में भी जाऊँ या जापान में जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, तो नेचुरल नंबर यदि मैं पूछूं कि क्या होता है, तो सबका आंसर सेम आएगा भाई, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिट। मतलब मैं किसी भी प्लेस में गया, क्या ये वेरी किया, नहीं किया, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है ये आपका वेल डिफाइंड है। अच्छा भाई, जहाँ पे भी आपका वेल डिफाइंड आएगा, हम उसमें क्या, उसको क्या बोलेंगे, सेट। इसका मतलब जो एग्जाम्पल नंबर 2 है वो आपका सेट है। यस, ये इंपॉर्टेंट था। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने और क्या क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था मैथमेटिकल सेट्स, कि मैथमेटिक्स में कौन कौन से सेट्स आते हैं। और चलिए, तो उसमें हमने एक चीज देखा था कि हमारे पास नेचुरल नंबर था, फिर था होल नंबर, फिर था इंटीजर, फिर था रैशनल नंबर, फिर था रियल नंबर, फिर था कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करना है, जेड बनाना है और पूंछ बना देना है बीच में। ये आपका रिप्रेजेंटेशन है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब ध्यान दीजिएगा, जो पहला लेटर है एन, ये रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का।
अगला W ये रिप्रेजेंट करता है होल नंबर्स का। अब भाई होल नंबर्स क्या होता है? होल नंबर एक ऐसा नंबर है जहां पे आपके पास नेचुरल नंबर तो होंगे प्लस जीरो भी काउंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या कह सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, होल नंबर के अंदर कौन बैठा है? नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है? ये बड़ा होगा, ये क्या होगा? छोटा होगा। एक सबसेट नाम का प्राणी आएगा, हम बाद में इस पे डिस्कस करेंगे। सिमिलर वे में इंटीजर क्या होता है भाई? हाँ भाई, एक नंबर लाइन होता है, ठीक। नंबर लाइन में एक जीरो होता है, जीरो के राइट में आपके पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स मिल जाएंगे, काउंटिंग नंबर। सिमिलर वे में लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे, ये आपके इंटीजर्स होंगे, ये आपके। अब ध्यान दीजिएगा, इस इंटीजर्स में आपके कौन आ गए? होल नंबर्स भी आ गए, तो हम क्या बोलेंगे? होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये आपका रैशनल नंबर लिख देते हैं, चलो इसको इंटीजर है तो इंटीजर, ये आपके पास रैशनल नंबर। इसका डेफिनेशन क्या होता है? दोज नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q does not equal to 0। अब ध्यान दीजिएगा, जो रैशनल नंबर है उसके अंदर कौन घुस गया भाई? इंटीजर्स घुस गए। इसका मतलब इंटीजर इज सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। अब नेक्स्ट, रैशनल नंबर भाई रियल नंबर के सबसेट होंगे। रियल नंबर क्या है? जो एग्जिस्ट करता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहीं पे कल हमने बात किया था कॉम्प्लेक्स नंबर पे। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन होता है। किसका कॉम्बिनेशन होता है भाई? रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट का, इनका क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है। कहने का मतलब, ध्यान दीजिएगा, लेट सपोज करते हैं ए एंड बी आपके पास रियल नंबर्स है, हम इसको सपोज करते हैं, ठीक। यदि मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है तो क्या है? रियल पार्ट चाहिए, इमेजिनरी पार्ट चाहिए। रियल पार्ट में भाई रियल नंबर से आने हैं, तो यहाँ लिख देंगे ए, ठीक। कॉम्बिनेशन मतलब प्लस, अलजेब्रिक सिंबल लगेगा, चाहे प्लस लगाओ या माइनस लगाओ। अब जो आपका बी है, ठीक, यदि कोई भी रियल नंबर्स में, यदि कोई भी रियल नंबर पे यदि मैं आयोटा का मल्टीप्लाई करूं या आयोटा के साथ लिखूं, तो ये पूरा जो पार्ट है या पूरा जो स्ट्रक्चर है ये कहलाएगा इमेजिनरी पार्ट। क्या कहलाएगा? इमेजिनरी पार्ट। तो आयोटा बी, तो जेड क्या है? ए प्लस आयोटा बी, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी में हमने इतना तो जान लिया। अब नेक्स्ट क्या है? जो आपका सेट है उसको डिनोट कैसे करते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कल हमने इस पे भी बात किया था। ध्यान दीजिएगा, इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है आपके ए टू जेड, उसके जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उससे हम सेट को डिनोट करते हैं, जैसे ए बी, इसी तरीके से जेड तक, ठीक। ये तो हो गया। अब अगला इंपॉर्टेंट चीज, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, या अपन इसको फोटो भी बोल सकते हैं, या जो मर्जी आपको बोलना है बोल लीजिए। बस इसको क्या करना है? आपको याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत हेल्पफुल होगा क्वेश्चंस बनाने में भी और आपके समझने के लिए भी। चलिए इस फोटो को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। अब पहली बात तो सेट्स है, हम किसी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट से यहाँ पे शो कर सकते हैं। चलिए मैंने एस से दे दिया। अब आपको क्या करना है? इज इक्वल टू, आपको स्ट्रक्चर रेडी करना है, फोटो रेडी करना है। तो फोटो कैसे होगा? ये रहा फोटो। बस ये दिमाग में रखना, यही चीज होना चाहिए। जब भी कोई बोलेगा सेट्स चाहिए तो आपको क्या करना है? यही बनाना है। ये चेंज हो सकता है। अब रही बात, ये क्या है? इसको बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस। क्या कहते हैं इसको? कर्ली ब्रेसेस।
अब जो कर्ली ब्रेसेस है यही तो आपका क्या करेगा, कलेक्शन करेगा। किसका कलेक्शन करेगा, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। किसका कलेक्शन करेगा, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। हम ऐसे भी समझ सकते हैं ये गुल्लक है, गुल्लक में क्या डालना है अपने को, कॉइन्स डालना है, ठीक है। जो कॉइन्स का कलेक्शन होगा वो भी आपके सेट्स के फॉर्म में हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट। चलिए हमने डिनोट तो कर दिया, अब यहाँ पे देखते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ओके, तो रिप्रेजेंट करने के लिए दो फॉर्म्स हैं। कितने फॉर्म्स हैं, दो। तो उसमें पहला फॉर्म है आपका रोस्टर फॉर्म, या इसका एक और नाम है इन लिस्टेड फॉर्म। अच्छा भाई, कई हिंदी मीडियम वाले होंगे तो उनका भी हम बता देते हैं। सेट्स को हिंदी में समुच्चय कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपके पास जैसे रोस्टर फॉर्म है, इनलिस्टेड फॉर्म है, हिंदी में भी देखोगे तो रोस्टर मिलेगा, एक और नाम मिलता है जिसका नाम है सूचीबद्ध। ठीक, अब सेकंड में आते हैं। जो सेकंड में है वो क्या है आपका, सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा भाई, इसका भी एक और नाम है, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी और रूल फॉर्म, ठीक है, प्रॉपर्टी और रूल फॉर्म। चलिए वन बाय वन सभी पे डिस्कस करते हैं। अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम लोग रोस्टर फॉर्म का। चलिए अब रोस्टर फॉर्म की हम जब बात करेंगे तो भी तो सेट ही तो है। तो जब भी सेट की बात आती है, आपको मैंने अभी पहले ही बताया, आपको क्या करना है, इस फोटो को आपको लिखना है। क्या करना है, फोटो को लिखना है। अच्छा भाई, हमको कहीं ना कहीं डिनोट भी तो करना है। चलिए रोस्टर फॉर्म है तो आर से डिनोट करते हैं, चलिए लिख देते हैं, आर से डिनोट कर दिए। अब हमने आपको क्या बताया भाई, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही आपको कलेक्शन करना है। तो कलेक्शन किसका, ऑब्जेक्ट का। चलिए भाई ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, कोई से भी ले सकते हैं, जैसे कि हमारा क्या ले ले, और चलिए नेचुरल नंबर कर लेते हैं बस। चलिए नेचुरल नंबर का कलेक्शन देखते हैं, जैसे कि यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4, ये आपके क्या है, नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है। अब देखिए हम इसमें रोस्टर फॉर्म कैसे समझेंगे। देखिए रोस्टर फॉर्म क्या कहता है, आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उसको कहाँ पुटअप करना है, उसको इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या करना है, पुटअप करना है। ठीक, जब पुटअप करने जाएंगे तो जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स होंगे या एलिमेंट्स होंगे उसको सेपरेट करते जाना है। क्या करते जाना है, सेपरेट। जैसे कि यहाँ पे आपके पास 1 है तो 1 2 3। अब भाई अपने दिमाग में आता था सेपरेट कैसे करें, तो कॉमा नाम का प्राणी होता है, कॉमा से क्या करो, उसको सेपरेट करो, जैसे 1 2 2 3। तो रोस्टर फॉर्म यही कहता है, यदि आपके पास कर्ली ब्रेसेस है, ठीक, आपके पास ऑब्जेक्ट है, तो उस कर्ली ब्रेसेस के अंदर पटको, और पटकते साथ एक काम करिए कि उसमें गैप रखिए, और गैप रखने के लिए काम करते हैं, कॉमा का यूज करते हैं। तो ये आपका एक रोस्टर फॉर्म हो जाता है। अब रही बात, चलिए हमने नंबर ले लिया, चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एप्पल, एप्पल सबको वैसे भी पसंद है। ये आपके पास है एक्सप्रेस एप्पल इन रोस्टर फॉर्म। ये क्वेश्चन भी है एक तरीके का। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। जैसे कि मुझे रोस्टर फॉर्म में जैसे ही बनाना है, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, डिनोट करना पड़ेगा। चलिए डिनोट कर देते हैं इसको एक्स से। फिर इस फोटो को रेडी करते हैं, फोटो भी बन गया। अब आपके पास जो वर्ड है, इस वर्ड में जितने लेटर्स है, इस वर्ड में जितने लेटर्स है, उन सभी लेटर्स को हमको क्या करना है, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर बैठाना है। बट नियम एक चीज है भाई, नियम क्या कहता है, आप बैठा लो और उनके बीच में कॉमा लगा दो। ये आपका रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब कुछ नियम्स भी है इसके लिए।
कुछ प्रॉपर्टीज भी है। नोट पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है कि यदि आप रोस्टर फॉर्म पे डील कर रहे हैं या आप लिख रहे हैं तो ये कहना चाहता है कि जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी डिस्टिंक्ट। मतलब जितने भी एलिमेंट थे यहाँ पे वर्ड में, वो सभी के सभी लेटर्स क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। सर आपने तो पी डबल लिख दिया, चलिए इसके हिसाब से यहाँ पे यदि पी डबल हो गया तो आपको एक पी को यहाँ से हटाना पड़ेगा। कहना क्या चाह रहे हैं, जितने भी आपके पास लेटर्स हैं इन लेटर्स को कॉमा से सेपरेट करते हुए यहाँ पे पुटअप करिए। ये जो पुटअप हुआ है यही कहलाता है रोस्टर फॉर्म। अच्छा भाई, पहला हो गया। दूसरा क्या बोलता है, दूसरा नोट पॉइंट, ठीक है, ऑर्डर डज नॉट मैटर। कहना क्या चाहता है रोस्टर फॉर्म, कहना ये चाहता है जैसे आपने एप्पल लिखा, APPLE लिखा, ठीक, जो इस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में लिखा, लेकिन रोस्टर फॉर्म में कहीं पे भी वो नियम कानून नहीं लगाता कि आप ऑर्डर फॉर्म में रखो। जैसे हम गुल्लक की बात करते, अपने जेब से सिक्का निकाले और सिक्का निकाले, उसमें से 2 का, 5 का, 10 का, 75 का सिक्का निकला, हम उसमें से सीक्वेंस वाइज नहीं डालेंगे। हाँ भाई, पहले 2 का डालेंगे, फिर 5 का, फिर 10 का, ऐसा नहीं डालेंगे। उसमें अपनी मन से उठाए और डाल दिए, तो इसमें ऑर्डर का कोई महत्व या इंपॉर्टेंस नहीं होता। कहने का मतलब हम चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कर्ली ब्रेसेस EPAL, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं आने वाला। बस एक चीज का ध्यान रखना है, जो लेटर्स है वो डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए और वो कॉमा होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, अगला नोट पॉइंट, नोट पॉइंट नंबर 3। यदि हम इस पर बात करते हैं तो एक सिंबल है, ये एक सिंबल है, इस सिंबल को कहते क्या है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक, और इसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे यदि हमारा रोस्टर फॉर्म है, इसमें जो हमारा एलिमेंट्स है, ध्यान दीजिएगा, जो भी कलेक्शन होता है ना उसको एलिमेंट या ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जो हमारा एलिमेंट है, जैसे P, ये हमारा एलिमेंट है, तो कहना क्या चाहेंगे, E बिलोंग्स टू सेट X, P बिलोंग्स टू सेट X, हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट या पढ़ेंगे या बोलेंगे। अब रही बात, इन केस ऑफ कोई Z बोल दिया, Z बिलोंग्स टू X, ये तो रॉन्ग है। जब ये रॉन्ग है तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे Z डज नॉट बिलोंग्स टू X। अच्छा भाई, डज नॉट आया तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे लाइन काट दो। समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके आपके क्वेश्चंस में बहुत हेल्पफुल होंगे। अब नेक्स्ट है आपके पास, चलो एक आध क्वेश्चन और उठा लेते हैं। यहाँ पे एप्पल उठा लिए थे, अब नेक्स्ट है आपके पास एक क्वेश्चन उठा रहा हूं, एक्सप्रेस परम्यूटेशन इन रोस्टर फॉर्म। अब देखिए, परम्यूटेशन आपके क्लास 11th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रमचय, हिंदी में बोलते हैं इसको क्रमचय, जो हम आगे देखेंगे। अब इसको हमको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। चलिए, जब भी रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, पहला कार्यक्रम होता है भाई डिनोट करना, उसके बाद फ्रेम रेडी करना, रेडी हो गया। अब अगला क्या हो जाएगा, चलिए भाई जितने भी लेटर्स हैं आपका उसको यहाँ पे रखते चलते हैं, इसको पटकते चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते 1 बाय 1। सबसे पहले देखिए फर्स्ट लेटर को यहाँ पे पुट अप करिए P। चलिए भाई, जो हो गया उसको कट करते चलिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब नेक्स्ट, अच्छा भाई सेपरेट तो करना ही पड़ेगा, रोस्टर है तो। नेक्स्ट है E, फिर R, फिर M, अच्छा भाई फिर आ जाएगा U, फिर आ जाएगा T, अच्छा भाई
अच्छा ए रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, अच्छा रिपीट नहीं हो रहा अभी, चलिए ए, उसके बाद नेक्स्ट है टी, अरे भैया रिपीट हो गया, हमको रिपीटेशन पसंद नहीं है, इसको काट दो। अगला है, अच्छा भाई आई, रिपीट कहीं है क्या, नहीं, फिर ओ, फिर एन, ये आपका रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब कई लोग ऐसे पूछेंगे, सर ये बताइए कि जो रोस्टर फॉर्म में है ना, इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें कितने एलिमेंट है, कभी कभी पूछ देता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने एलिमेंट्स है, 10। अच्छा भाई 10 एलिमेंट है, ऐसे लिख देंगे क्या, नहीं, इसको लिखने का एक तरीका होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट आर 10। अब इतना लंबा चौड़ा एक नाम है, अभी इतना लंबा चौड़ा इसको पढ़ रहे हैं, तो इसको एक छोटा नाम भी दे देते हैं, इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर, इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। एक चीज दिमाग में रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इसको बोलेंगे कार्डिनल नंबर, ठीक है। आगे जाके हम इससे बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जेई के पर्सपेक्टिव। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया था हमारा रोस्टर फॉर्म। आपके पास जो भी बुक्स होंगे उससे क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस करिएगा। एक काम करिएगा, सबसे अच्छा तरीका होता है अपने नाम को उठाओ, उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, इससे अच्छा एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता और प्रैक्टिस कुछ नहीं हो सकता। और कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए। अब अगला है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट सेकेंड, अब सेट बिल्डर फॉर्म की हम बात करेंगे, तो भाई हमको तो सेट ही बनाना है वापस से। मैंने आपको पहले ही बोला, ये स्ट्रक्चर या इस फॉर्म को हमेशा याद रखो, रख दिए हैं, ठीक। अब इसको डिनोट भी कर देते हैं, एक्स अपने ऊपर है, जिससे देना है दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ध्यान देना, अभी तक हमने एक चीज देखा था रोस्टर फॉर्म में कि जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर ऑब्जेक्ट को बैठाना है और साथ में क्या करना है भाई, कॉमा से सेपरेट करना है, बस। यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर तो सेम होगा, बट जो हम जहाँ बैठा रहे थे ना, जहाँ कलेक्ट कर रहे थे, उस कलेक्ट करने के लिए क्या होगा, पर्टिकुलर या सर्टेन रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे और प्रॉपर्टी होंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जेड इज सच दैट, अच्छा भाई इसको और क्या कहते हैं, सच दैट, सच दैट। यदि इससे आपका पाला नहीं पड़ा है तो कहीं ना कहीं आपने ये देखा होगा, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है, ये कहलाता है आपका सच दैट। अच्छा हिंदी में क्या कहते हैं इसको, इसी प्रकार, ठीक। अब मैं आपको इसको डील करने का एक फंडा बताता हूँ। यदि आपको कोई भी क्वेश्चंस को रोस्टर से सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है, या कोई भी क्वेश्चन में ये कहता है कि सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस करो, तो सबसे पहले ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो कर्ली ब्रेसेस है ना, इसके अंदर कौन बैठेगा। यदि आप आइडेंटिफाई कर लिए तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। अब ध्यान देना, यहाँ बैठेगा कौन, चलो इसके लिए भी आपको हिंट करते हैं हम। हिंट ये है कि जैसे ही आपके पास इस सच दैट का जो सिंबल है, उसके लेफ्ट में देखोगे ना, जो भी प्राणी होगा वही बैठेगा। जो नियम कानून है, जितने भी नियम कानून है, सब इसी पे लगेंगे। लिख देता हूं, नियम कानून, ये सब इसी पे लगेंगे। चलिए भाई इस नियम कानून को देखते हैं इस जेड पे। तो ध्यान देना, जैसे कि जेड इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 18। देखो कहना क्या चाह रही है कि ये जो जेड है ना, इस पे हमको नियम कानून बताना है, ठीक है। जेड है कौन, तो ये क्या बोलता है भाई, जेड एक नेचुरल नंबर। अच्छा भाई
नेचुरल नंबर है मतलब 1 से इन्फिनाइट भागेगा। फिर ठीक है 1 से इन्फिनाइट लिख दें क्या, अरे फिर आगे पढ़ के देखते हैं क्या पता कुछ और नियम हो या कुछ चीज़ और बाध्यता हो। तो हमारे पास क्या आ रहा है, विच डिवाइड्स 18। अच्छा भाई, वो नेचुरल नंबर को हमको काउंट करना पड़ेगा जो 18 को डिवाइड करता है, और वही हमारा आंसर होगा। चलिए अच्छा भाई 18 है, हम लिख दिए 18। 18 को कौन कौन डिवाइड करता है, अरे 1 डिवाइड करता है, फिर 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, अरे 4 के टेबल में आता ही नहीं तो डिवाइड कहाँ से करेगा, 5 के में भी नहीं आता, 6। अच्छा भाई फिर आएगा 9, हाँ 9 भी डिवाइड करेगा। अच्छा भाई खुद भी तो डिवाइड होता है। कहने का मतलब क्या है, ये 1 2 3 6 9 और 18 ये वही नंबर्स है, ये वो नेचुरल नंबर्स है जो कि 18 को डिवाइड करेगा। देखिए ये जो लिखा गया है ये आपका रोस्टर फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है, और ये सेट बिल्डर फॉर्म है। दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। नेक्स्ट, जैसे इसको लेता हूँ ए, x is such that x is odd नेचुरल नंबर्स, हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक, अब इसको कोई बोलेगा कि सर इसके अंदर कौन आके बैठा है, चलो इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो अपनों को ये सोचना है कि इसके अंदर कौन बैठेगा। इसके अंदर ना ये सच दैट से पहले जो एक लेटर है, प्राणी है, वही बैठेगा। कौन बैठेगा, x। अच्छा भाई कौन बैठेगा, x। ये कौन है, x कौन है, तो x के लिए कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए x क्या बोलता है, x इज अ ऑड नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या होगा भाई, 1 3 5 7 डैश डैश डैश। अब आपको क्या करना है, x को रिप्लेस कर दीजिए इस नंबर से, 1 3 5 7 डैश डैश डैश। ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, उम्मीद करते इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। चलिए जैसे कल हमने क्वेश्चन देखा था, एक्सप्रेस सेट बी 2 5 10 17 26। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना था सेट बिल्डर फॉर्म में। यदि आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अच्छा क्या पता होना चाहिए, ये फोटो आपको पता होना चाहिए, इसका कुछ भी नाम देना है दे दो। ठीक, इसके अंदर कौन बैठेगा, कुछ सर्टन रूल या सर्टन प्रॉपर्टी जो इसको रिप्रेजेंट करे। चलिए जो हमारे पास डेटा है उसको साइड में लेके आते हैं, 2 5 10 17 26 ये अपने पास नंबर है। सबसे पहला काम क्या करना है आपको एक काम करना है, इसमें पैटर्न ढूंढना है। इसमें क्या ढूंढना है, पैटर्न, रूल्स रेगुलेशंस। और क्या होगा कि ये देखना है कि 2 कैसे बना होगा, 5 कैसे आया होगा, 10 कैसे है, 17 कैसे है, 26 कैसा है, वो मेथड आपको ढूंढना है। बट एक चीज ध्यान में रखना, जो मेथड है, जो पैटर्न आप ढूंढोगे ना वो सब पे एप्लीकेबल हो, सब पे सेम हो। जैसे यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये 2 है ना, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1। ये 5 है, इसको लिख सकते हैं 4 + 1। 10 इसको लिख सकते हैं 9 + 1। 17 है उसको लिख सकते हैं 16 + 1। 26 है उसको लिख सकते हैं 25 + 1। अच्छा भाई एक पैटर्न तो दिखाई दे दिया। और पैटर्न में क्या है, यहाँ पे ये देख रहे हैं कि कोई भी नंबर हो उस पर +1 करने पे मिल जा रहा है। अब देखते हैं कोई भी नंबर कौन है भाई, ये 1 4 9 16 25। अरे भाई ये तो किसी का स्क्वायर दिख रहा है। अच्छा ये 1 किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है। 4 किसका है, 2 का स्क्वायर है। 9 किसका है, 3 का स्क्वायर है।
16 किसका है, 4 का स्क्वायर है। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। तो 5 स्क्वायर प्लस 1, 4 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। अब अपने दिमाग में एक चीज आया, क्या आया भाई, कि यहाँ पे आपका 1 2 3 4 और ये 5, भाई ये तो नेचुरल नंबर ही दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। अच्छा भाई, नेचुरल नंबर तो दिखाई दिया। अब कई लोग के दिमाग में होगा, सर नेचुरल नंबर तो 1 से इनफिनाइट भागता है, आपने 5 तक ही लेके रुक गए। अब कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, कि नेचुरल नंबर अप टू 5 अपन ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये समझ में आ गया कि नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर करें, उसमें प्लस 1 करें, तो जो रिक्वायर्ड टर्म्स है वो अपने को फाइंड आउट हो जाएंगे। चलिए, तो इसको हम एक काम करते हैं, वापस से सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में लेके आते हैं और प्रॉपर्टी में इसको पुट अप करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक्स, देखिए इसके अंदर जिसको भी बैठाना है आपकी मर्जी, जैसे हम बैठा दे रहे हैं स्मॉल एक्स को, कुछ भी लिख सकते हो। अच्छा भाई, तो x कौन है, x इस प्रकार है, s इज सच दैट, अच्छा x इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 1, एन स्क्वायर प्लस 1। देख लीजिए भाई, n कहाँ भाग रहा है, 1 से लेके 5 में थी। अब आगे बढ़ते हैं कि n कौन है, n आपका नेचुरल नंबर है। क्या है, n नेचुरल नंबर है। और कुछ तो नियम बोला उसने, क्या नियम बोला है, कि भाई n इज लेस देन इक्वल टू 5, n इज लेस देन इक्वल टू 5। क्या हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखेंगे 1 इज लेस देन और इक्वल टू n एंड n इज लेस देन इक्वल टू 5। अच्छा, ये हो गया। और कुछ तरीका हो सकता है कि हाँ भाई ये भी हो सकता है, क्या, कि n इज लेस देन 6, सभी का मतलब सेम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब एक आध क्वेश्चन और उठा लेते हैं, इसको मैं क्लीन करता हूँ। कई क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले ही, बट आज रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए वापस से सबको रिवाइज करें। चलिए, एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया, ये आपके पीईटी के एग्जाम्स में पूछा जाता है, जो स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है। अब आते हैं हमारे मुद्दे पे, जो कि जेई है। तो जेई की दुनिया में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जेड बी द सेट ऑफ ऑल integers and a is equal to x comma y is such that x power 4 minus y power 4 is equal to 175 and x comma y belongs to integer, then the number of एलिमेंट्स इन ए इज, ये अपने को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, चलिए आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी क्वेश्चन लिखते हुए चलिए, क्योंकि क्वेश्चन को ढूंढना आसान नहीं होगा, फिर आपको एक बार अनसॉल्व लेना पड़ेगा। अब चलते हैं आगे। यदि आपको जेई का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो क्या पूछना चाह रहा है। और उसके बाद यदि आइडेंटिफाई किए हैं आपने, तो एक काम करना पड़ेगा, उसका एक फ्रेम बनाना पड़ेगा, ताकि आपको अप्रोच समझ में आए। जिस बच्चे को अप्रोच समझ में आ गया वो समझ जाइए उसके क्वेश्चंस को डील कर चुका होगा। अब ध्यान देना, जैसे क्वेश्चन है आपका सेट्स का, तो सबसे पहले कार्यक्रम करना है अपने को, इसका फोटो रेडी करना। चलिए फोटो रेडी कर दिए। अब फोटो जब रेडी हुआ है तो ध्यान दीजिए, यहाँ बैठेगा कौन, यहाँ पे बैठेगा कौन, वो इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले करता है आपके गिवन क्वेश्चन में, हिंट। अब देखिए क्या दिया गया है, ए, ठीक है,
ordered pair of x comma y is such that x power 4 minus y power 4 is equal to 175 and x और y are integers। कहने का मतलब क्या है, इसके अंदर कौन बैठेगा, ऑर्डर्ड पेयर बैठेंगे। ऑर्डर्ड पेयर, अच्छा भाई ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। ये हम लोग जब रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे तब वहाँ पे बहुत डिटेल में जाएंगे। जहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी ऑर्डर्ड पेयर की बात होती है, इस ऑर्डर्ड पेयर में दो सब एलिमेंट होते हैं और उसको कंबाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्मॉल ब्रैकेट। अब इसमें क्या होता है, मैं आपको हल्का सा हिंट कर रहा हूँ, एक्स कॉमा वाई, जो एक्स होता है वो बिलोंग करता है सेट ए से, मतलब जो फर्स्ट सेट होगा जहाँ से डिफाइंड या डेफिनेशन स्टार्ट होगा उसको हम डोमेन सेट भी बोलते हैं या इनपुट सेट भी बोलते हैं। चलिए आगे आएगा, इसी में जो सेकेंड सब एलिमेंट होता है वो सेकेंड सेट से बिलोंग करेगा, उस सेट को बोलते हैं कोडोमेन और रिजल्ट या आउटपुट या रेंज, ये सब उसके नाम है। हमको जो भी आंसर लेके आना है एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में ही लेके आना है। इसका मतलब क्या है भाई, मुझे एक्स निकालना है, वाई भी निकालना है। चलिए एक्स और वाई निकालना है हमको, तो हमको क्या चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन क्या है, एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 इज इक्वल टू 175। अब भाई यहाँ देखने पे ये समझ में आता है कि यहाँ पे दो अननोन्स है। कितने अननोन्स है, दो। जब आपके पास जब दो अननोन है तो इक्वेशन भी कितने चाहिए, दो। बट यहाँ कितने इक्वेशन, एक, बड़ा नाइंसाफी है। तो हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं दूसरा जुगाड़ लगाते हैं। अब दूसरा जुगाड़ लगाने के लिए एक चीज दिखाई दिया, अच्छा भाई ये तो कहीं ना कहीं फॉर्मूला में भी कन्वर्ट हो सकता है। तब देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 175, हम ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा भाई ये देखने के बाद अपने के दिमाग में आया, आंखों में चमक के साथ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे इसका फॉर्मूला तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, या कोई लिखता है ए माइनस बी, ए प्लस बी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ऑर्डर का। अब आगे बढ़ते इसको लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा भाई हमने लेफ्ट में दो फैक्टर किए तो राइट में भी तो करना पड़ेगा फैक्टर। तो 175 का फैक्टर होता है 557। अच्छा भाई अब आपके दिमाग में आएगा, सर यहाँ पे 3 फैक्टर है, यहाँ पे भी 3 फैक्टर हो सकता है। अच्छा 3 फैक्टर बना भी दिए, फिर आगे दिमाग में आएगा और क्या क्या हो सकता है। चलो सभी को केसेस में ही डील करते हैं। तो केस नंबर 1, चलिए 3 फैक्टर करते हैं, वापस से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगाते हैं या फॉर्मूला। तो एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 557। सॉरी, अब देखते हैं आगे, यदि हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो हमको क्या क्या फाइंड आउट होता है। x माइनस वाई की वैल्यू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अब इसकी आवश्यकता तो है ही नहीं, मुझे x और y की वैल्यू चाहिए, इसको मिटा देते हैं। अब हमको ये समझ में आ रहा है कि x माइनस वाई की वैल्यू भी 5 है, x प्लस वाई की वैल्यू भी 5 है, ये पॉसिबल ही नहीं है आपका। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना, देखते चलिए, x माइनस वाई की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है सबसे छोटी होगी तीनों फैक्टर में, फिर x प्लस वाई छोटी होगी। बट यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो गिवन फैक्टर्स है, इन गिवन फैक्टर्स में भी ये दोनों आपस में इक्वल है, तो पॉसिबल है क्या, नहीं। तो केस नंबर 1 पॉसिबल नहीं है। आप चाहो तो डील भी कर सकते हो, सॉल्व करके देख लीजिए, कभी भी आंसर नहीं आने वाला है आपका। अब आगे केस नंबर 2 पे जाते हैं। केस नंबर 2 क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा भाई अब यहाँ भी हमको ये समझ में आ रहा है कि ये वैल्यू छोटी होगी, ये वैल्यू बड़ी होगी। इसका मतलब जब लेफ्ट में 2 फैक्टर है तो राइट में भी 2 फैक्टर करें। अच्छा तो 2 फैक्टर कैसे होंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा। लेफ्ट में छोटा वाला, राइट में बड़ा वाला। तो छोटा वाला कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 35, ये अपन लिख सकते हैं। चलिए भाई इस पर भी बातें करेंगे। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 35, ये अपने पास आ गया।
चलिए x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा 2x²। भाई हमने 9th-10th में विलोपन विधि पढ़े हुए हैं, एलिमिनेशन मेथड, उसी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं। जब ऐड करते हैं तो कहीं भी सिंबल में चेंजेस नहीं आते, तो -y² प्लस y² कैंसल आउट, ये हो गया आपके पास 40। अच्छा भाई मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, सबको भगाओ। तो भगाना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से भगाने में क्या मिलेगा, यहाँ से भगाते चलते हैं तो यहाँ से 2x² की वैल्यू क्या है, 2x² = 40 है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा होगा x² की वैल्यू 20 हो गई। तो x की वैल्यू क्या मिलेगा, ±√20। अच्छा भाई ये कौन है, ये आपका एक इरेशनल नंबर है, IRN है। अब क्वेश्चन में आओ, x और y क्या था, इंटीजर था। तो भाई जब इंटीजर उसने बोला तो हम इरेशनल नंबर कैसे लिख सकते हैं, इसलिए जो आपका केस नंबर 2 है ये भी रॉन्ग है, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है सर्टेन रूल को। अब केस नंबर 3 और क्या बन सकता है, ध्यान देना। अच्छा भाई x² -y², ये तो पहले से बैठा हुआ है, इसमें कोई बदलाव पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा बदलाव कहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। यहाँ कैसे हो सकता है भाई, 7 × 25 भी तो लिख सकते हैं, ये भी तो एक केस बनेगा, 125 ही देगा। अच्छा तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, x² -y², x² + y², इसकी वैल्यू 25 है, इसकी वैल्यू 7 है। वापस से एलिमिनेशन मेथड। अब एक काम करते हैं, वापस से ऐड करते हैं। तब ऐड करेंगे तो सिंबल में कोई चेंजेस आएगा नहीं, आएगा नहीं, इसका मतलब प्लस माइनस आपस में कैंसल आउट। तो ये हो जाएगा 2x² = 32। यहाँ से x की वैल्यू निकाले तो क्या मिलेगा, ये हो गया था 16। तो x = हो जाएगा आपके पास ±4। अच्छा भाई x की वैल्यू ±4 हुआ, इसका मतलब x क्या है, इंटीजर है। भाई x तो इंटीजर हो गया, लेकिन ये हम क्या कहते हैं, y को भी इंटीजर होना पड़ेगा। चलो y की भी वैल्यू निकालते हैं। इस वैल्यू को कहीं भी पुट अप करिए, जैसे इसमें पुट करते हैं। तो यहाँ से आपको y² = 25 - 16 मिलेगा। तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आएगा ±3 आ गया। अच्छा भाई ±3 जैसे ही आया, आंखों में चमक कि भाई ये तो सेटिस्फाई कर गया। अब जैसे सेटिस्फाई कर गया हम आंसर डिकोड करेंगे। लेकिन सर एक आध केस और बन सकता है क्या, चलो सोच लेते हैं, बाद में आंसर डिकोड करेंगे। चलिए और क्या केस बन सकता है, केस नंबर 4, x² - y² × x² + y²। अच्छा भाई ये भी तो फैक्टर होगा सर, 1 × 175। बट इस फैक्टर को ध्यान में ये रखना है कि जैसे यहाँ पे ऑर्डर है छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, तो यहाँ पे भी वही करना है, छोटा इंटू बड़ा। अब यहाँ पे x² - y² = 1, x² + y² = 175। अगेन इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर 2x² = 176 आ गया। तो x² की वैल्यू क्या आया, ये आ गया आपके पास 88। सीधा डिवाइड कर दो, इतना उम्मीद तो है कि आपको आता ही होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगा, ±√12 अगेन ये कौन सा नंबर है भाई, IRN, इरेशनल नंबर आ गया। जैसे इरेशनल नंबर आ गया हम क्या करेंगे, ये केस को भी डिमोलिश कर देंगे, काट देंगे, काट दिए। इसका मतलब क्या, केस नंबर 3 यही एक केस है जहाँ पे जो सर्टेन रूल है, जो रेगुलेशन उसको फॉलो कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं आंसर डिकोड करने के लिए। अब आंसर जब डिकोड करने जाओगे तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई जो भी ए के अंदर आएगा, जो भी एक कनेक्शन होगा उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, ये ध्यान में रखना। अब ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने जाएंगे तो ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेगा, x, y। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ क्या है, x की आपकी दो वैल्यू है, +4 और एक बार -4, y की भी दो वैल्यू है, +3 -3। चलिए x, y कितने पॉसिबिलिटी है, ध्यान दीजिएगा, +4 +3 हो गया, अगेन +4 -3 हो गया, अगेन
+4, अच्छा प्लस वाला तो काम खत्म हो गया, अरे भाई तो माइनस लगाओ, -4 +3, फिर हो जाएगा -4 और -3। और कुछ पॉसिबिलिटी है नहीं, अच्छा भाई कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसको पकड़ो उठा के पटक दो, और पटकना कहाँ है, यहाँ पे। तो पहला 4, 3, फिर हो जाएगा 4, -3, फिर हो जाएगा -4, -3 हो जाएगा, फिर हो जाएगा -4, 3। अच्छा भाई हमने तो लिख दिया, अभी भी ये गलत है, क्या गलत है, गलत ये है कि यहाँ पे बिना कॉमा लगाए हम यहाँ पे पुटअप नहीं कर सकते, ये आपके दूसरा फॉर्म है। चलिए ये तो हो गया हमारा सेट रेडी। अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमको क्वेश्चन में ये पूछा है कि भाई कितने एलिमेंट होंगे, कितने एलिमेंट होंगे। चलिए काउंट करना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 और 4। अरे भाई एन ऑफ ए कितने हैं, 4। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तो कितने मिले, 4, ये हमारा आंसर है। ठीक, ये आपके इंटीजर टाइप क्वेश्चन में आए थे, जहां पे आपको वहां पे पुटअप करना है। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए जहां पे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए पूछा गया था। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कार्डिनल नंबर, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्डिनल नंबर कितने होंगे, तो यहाँ पे भी आंसर आपके 4 ही आएंगे, क्योंकि कार्डिनल नंबर का जब डेफिनेशन में आपको बताया था उसमें क्या था कि जो कलेक्शन में जितने एलिमेंट होंगे यदि उसको काउंट करते हैं वही कहलाता है आपका कार्डिनल नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक जो कि है टाइप्स। चलिए अब टोटल हम लोग 9 टाइप्स इसमें पढ़ाई करेंगे। कितने पढ़ेंगे, 9। उसमें से पहला है आपका नल सेट। अच्छा भाई और क्या कह सकते हैं इसको, इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट।